वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी डेट है 22 नवंबर। जैसा कि हम लोगों ने 21 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अपलोड हो गए हैं। और साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड हो रहे हैं, उनको भी आप सॉल्व कर लो, उसको भी आप स्टडी पूरा करो। साथ ही साथ ये वाला हमारा जो पूरा चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर्स हैं आपके सामने, टेलीग्राम चैनल भी है ज्वाइन करने के लिए, इससे फायदा बहुत मिलेगा। ये सब चैनल्स को ज्वाइन करके आपको एक तरीके से ना एक एज मिल जाएगा नए करंट अफेयर्स का। बिकॉज कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी का, उसमें करंट अफेयर्स प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। तो ये है हमारे इम्पोर्टेंट आज के 5 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहला है पीएमपीवीटी ग्रुप्स। ये वाला पूरा टॉपिक हमारे प्रिलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मेन से ज्यादा प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल साउथ बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्या होता है, किस तरीके से इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ऐसे ही आईएमईसी प्रोजेक्ट, अगेन प्रिलिम्स। फिर ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो ऐसा टॉपिक है जो प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिलिम्स में या सिर्फ मेंस में, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद नासा और इसरो की अपर्चर रेडार, निसार, ये पांचों टॉपिक्स जो है ज्यादातर प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप हमेशा ये कंप्लेन करते हो कि ये वाले जितने भी मैम टॉपिक्स कराती हैं वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। प्रिलिम्स में भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है इन पांचों टॉपिक्स की। अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं उसमें प्रीलिम्स में भी पांचों टॉपिक आ सकते हैं। प्लस जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगी वो भी हमारे प्रीलिम्स रिस्पेक्ट में ही होने वाले हैं। तो आज का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट रहेगा पूरे लेक्चर का, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा। बाकी उसमें मेंस भी कवर हो जाएगा कुछ कुछ टॉपिक्स में। तो सबसे पहले है जैसे पीवीटी ग्रुप। इसे हम पीवीटीजीज कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई लिखने में, ये पीवीटीजीज होते हैं, पीवीटीजी। अब ये पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए छाएगा क्वेश्चन बिल्कुल। पर पहले हम समझ लेते हैं पीवीटीजीज होते क्या। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ऐसे ट्राइबल ग्रुप से सीधा मीनिंग है जितने भी ट्राइबल एरियाज है, ऐसे ट्राइबल एरियाज जो कि और ज्यादा पिछड़े हुए हैं, वंचित है विशेष रूप से। मतलब ट्राइबल तो है, ट्राइबल ग्रुप तो बहुत सारे हैं इंडिया में, बट उनमें भी जो और ज्यादा पिछड़े हुए हैं ना, उन्हें पीवीटीजीज कहा जाता है। तो ये पीवीटीजीज जो है, ये असल में इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, इनकी लिटरेसी लेवल बहुत कम है। लिटरेसी का मतलब है कि ये पढ़े लिखे बहुत कम है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, बहुत ही मार्जिनल एरियाज में जाके रहते हैं। तो इनको ये देबर कमीशन ने स्टार्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देबर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, कौन से ईयर में आया था और किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो देबर कमीशन 1973। और ये इसको पहले नाम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा गया था, आदिम जनजातीय समूह, बट नाउ द नेम हैज बीन चेंज टू पीवीटीजीज, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशिष्ट रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह। मतलब कि जो कि और ज्यादा पिछड़े हुए कैटेगरी में आ गए। एक तो होते हैं पिछड़े हुए, एक होते हैं उसमें भी और एक ऐसी कैटेगरी आ जाना जो और ज्यादा पिछड़े हुए में आते हैं। तो 2011 की जो हमारी जनगणना सेंसस हुई थी, उसके अकॉर्डिंग भारत में 75 ऐसे ग्रुप्स हैं। 705 एसटी एरियाज में से 75 ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। इनको पूरा सेफ गार्ड, इनकी पूरी मिनिस्ट्री, इनका पूरा काम देखना, इनका पूरा डेवलपमेंट करना, हर चीज यहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स देखती है। इनकी स्कीम से जुड़े हुए हर चीज ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये पूरा इसको अंडरटेक करके काम देखती है। अब ये इसमें क्या हुआ है कि अभी प्रधानमंत्री पीएम पीवीटीजी करके एक स्कीम स्टार्ट की गई है 2023-24 के बजट में, जिसमें ये बोला गया कि इन सब पीपल को वी विल प्रोवाइड दी बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एम्यूनिटीज जो चाहिए होती हैं, जैसे कि वाटर, रोड्स, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, एजुकेशन, ये सब दिया जाएगा वन बंधु कल्याण योजना के तहत, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर भी इसके लिए किया गया अगले 3 सालों के लिए।
मतलब 2023-24 में सैंक्शन होके आगे आने वाले 3 सालों के लिए 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसके लिए सैंक्शन किए हैं, सो दैट वन बंधु कल्याण योजना के तहत पीवीटीजीज को पर्टिकुलरली, क्योंकि पर्टिकुलरली है ना नाम में ही, उनको यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये एक ऑलरेडी जो चल रही है गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना, जिसमें फूड सप्लाई किया जाएगा, जो कि कोविड-19 से चलती आ रही है। 5 किलो जो गेहूं है या फिर अनाज है वो कमजोर और गरीब वर्ग को दिया जाएगा। अब तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है ये पूरी, ठीक है। तो अब इसके लिए सरकार ने काफी सारी, मतलब पीवीटीजीज के लिए स्पेशली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्ट करी, फूड सिक्योरिटी एक्ट को आगे स्टार्ट करा, ताकि खाने की जो सुविधा की बात हम करते हैं वो प्रॉपरली इनको मिलती रहे। तो हमारे लिए प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पीवीटीजीज आर इम्पोर्टेंट। पीवीटीजी है, अब मैं अगर जैसे बात करूं, एक स्टेट ले लेते हैं राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में पीवीटीजीज कौन से हैं, तो राजस्थान में सहारिया, सहारियाज जो है वो एक लौता ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जो कि पीवीटीजीज में इंक्लूड किया गया फ्रॉम राजस्थान स्टेट। और अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं कि सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है पीवीटीजीज में, तो वो भी सहारिया ही है राजस्थान के। राजस्थान के सहारियाज की पॉपुलेशन करीब करीब 4.5 लाख आती है, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन अगर पीवीटीजी में बात करूं तो सबसे कम पॉपुलेशन आती है अंडमान निकोबार के सेंटिनलीज की। पीवीटीजीज में सेंटिनलीज याद है, यही वही ग्रुप है पीपल के जहां पे जाने से सरकार आज भी डरती है। वही चीज है, ये जाओ जहां जाना वो नहीं है, अलाउड नहीं है। तो सेंटिनलीज एंड अंडमानीज, तो ये है सबसे कम पॉपुलेशन वाले, ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीवीटीजीज कौन सी स्टेट में है, तो वो है ओडिशा। ओडिशा पहले नाम था, अब ओडिशा हो गया 2011 में। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन जगह पे कोई पीवीटीजीज फाइंड नहीं होते हैं, राइट। तो ये ट्राइबल ग्रुप, जनजातीय समूह, इसके बारे में पूरे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है, बिकॉज ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारे प्रीलिम्स में काम आती है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड आर्टिकल, दैट इज ग्लोबल साउथ की सेकेंड कॉन्फ्रेंस। अभी हाल फिलहाल में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 17 नवंबर 2023 को ग्लोबल साउथ समिट का इनॉग्रेशन किया है। अभी ग्लोबल साउथ क्या होता है और इसमें क्या है, 125 कंट्रीज यहाँ पे आई थी। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन गाजा में, ये सब के ऊपर बात काफी सारी की गई है। देखो ग्लोबल साउथ का कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि सदर्न हेमिस्फेयर में आने वाले सबको हम ग्लोबल साउथ कह देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। ग्लोबल साउथ में मैक्सिमम आते हैं ब्राजील, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना। तो दो टर्म्स हैं, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, कुछ नहीं है, दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके मतलब बना दिया गया। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर यहाँ बना रही हूँ मैं, तो एक बार समझ लेंगे ग्लोबल साउथ और नॉर्थ में डिफरेंस क्या है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ एक वो टर्म है जिसके अंदर मैक्सिमम आपको एशिया की कंट्रीज मिलेंगी, कुछ कुछ। इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं मिलेगा, साउथ में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है। पूरा इसमें अफ्रीका है, कैरिबियन आइलैंड्स है। और ग्लोबल साउथ में पूरा एशिया नहीं है, इसमें से जापान, साउथ कोरिया, इसराइल को हटा भी सकते हैं। और ग्लोबल नॉर्थ में पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, पूरा का पूरा यूरोप, और जो साउथ में से हटाए थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान हटाया था एक, जापान, साउथ कोरिया और इसराइल, ये पार्ट आते हैं नॉर्थ में। तो नॉर्थ याद कर लो, साउथ का अपने आप याद हो जाएगा। नॉर्थ की याद कर लो, वो ज्यादा इजी है याद करना। नॉर्थ की याद कर लो, बच्चे कुछ सारे साउथ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक टर्म निकल के आई थी। और ग्लोबल साउथ में यहाँ पर जो है इंडिया ने भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन के, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी अभी हमारे ही पास थी, तो हमने बैलेंस करते हुए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर और जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स को मिक्स कर देना। आपकी जितनी भी पॉलिटिक्स होगी वो ज्योग्राफी को ध्यान में देके की जाएगी, उसे कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। तो कंट्रीज को यूनाइट करने की पूरी कोशिश में एक मैन्युफैक्चरिंग
होता ना एक जो एक अप्रोच रहेगी इंडिया की भी, तो उसके लिए एक सबमिट किया है, ग्लोबल साउथ का सबमिट। ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, सो वी शुड नो अबाउट दिस ट्रेंड। ठीक है, तो सेकंड ग्लोबल साउथ सबमिट हुआ है अभी, सेकंड वाला। अच्छा, ये ग्लोबल साउथ वर्ड सबसे पहली बार दिया था कार्ल ओग्लेस्के ने 1969 में। फिर धीरे धीरे करके ये चीज पॉपुलर होने लग गई। ठीक है, और ये पूरा, अब आप पूछेंगे कि ग्लोबल साउथ का सबमिट हुआ कहाँ पे है, तो देखिए ये वर्चुअल हुआ है। ठीक है, किसी जगह पे नहीं हुआ है, वर्चुअल हुआ है। पहला सबमिट इसका 12 से 13 जनवरी हुआ था इसी साल 2023 में, और अब दूसरा सबमिट इसका इसी साल के एंड में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यही है कि इंडिया ने अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, एक बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की यहाँ पे बात करी है, क्योंकि इंडिया G20 को भी अभी होस्ट किया, तो थोड़ा सा एक एज मिल जाता आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इंडिया जो है वो इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सबसे क्लोज है, जो जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं ग्लोबल साउथ में, उनसे हम क्लोज हैं काफी। ठीक है भाई, तो इस पूरे के लिए ये चीज याद रखिएगा। और इस ग्लोबल साउथ की पूरी जो थीम रखी गई थी इस बार, जो स्टार्टिंग की थीम थी वो क्या थी? टुगेदर फॉर एवरीवन, ग्रोथ विद एवरीवन, ट्रस्ट। ये इसकी थीम रखी गई थी, और इसी में डिस्कशन किया गया था कि किस तरीके से प्रोसेस करना है, कैसे कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए बढ़ना है, डिलेमा में नहीं। थर्ड आर्टिकल है हम लोगों का, नेक्स्ट आर्टिकल है IMEC प्रोजेक्ट। अगेन वही इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, जगदीप धानकर, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इवेंट में गए थे, तो वहां पर उन्होंने एक बुक भी रिलीज करी है। ठीक है, तो बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, अब ये बन जाएगा क्वेश्चन, जो भी वन डे एग्जाम्स होते हैं, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, RAS, UPPCS, BPSC, उसमें सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये वाली जो बुक है ये किसने लिखी है, किसने रिलीज करी है, या किसने लिखी है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूरा एक इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, IMEC इवेंट। ये एक्चुअली में जो इवेंट था, पहले तो इस इवेंट के बारे में समझ लेते हैं। IMEC प्रोजेक्ट है क्या? IMEC प्रोजेक्ट G20 में स्टार्ट किया गया था। G20 में इसको बोला गया था कि भाई जो हमारा ये जो है ना, चाइना का BRI, चाइना का हमेशा से एक प्रोजेक्ट फेमस रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पहले इसको ओबोर भी बोलते थे। तो ये दो जो नाम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, इसको काउंटर करते हुए इंडिया ने IMEC प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाया है। ठीक है, जिसमें इंडिया से लेके मिडल ईस्ट से लेके यूरोप के बीच में कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि एशिया और यूरोप का जो एक कनेक्शन है वो बढ़ाया जा सके। तो इसमें रेलवे नेटवर्क भी बनाया जाएगा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये रेलवे नेटवर्क्स का पूरा प्रोजेक्ट था, और इसको अभी IPRD में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है मैरीटाइम फाउंडेशन के साथ, उसमें मिलकर के डिस्कशन किया है, जिसकी थीम थी गवर्निंग इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है थीम, थीम को आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक बात है कि हमें ये इवेंट पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इतना याद रखना, छोटा सा आर्टिकल था, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पर काफी सारी बातें कही गई हैं कि हम लोग किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे हमारे जो मैरीटाइम रीजन्स है, मतलब हमारे यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, काफी पास में सारी चीजें हैं। तो इनमें हम किस तरीके से टेररिज्म को काउंटर करते हुए जो लॉफुल तरीका होता है ट्रेड करने का, उसको कैसे जो है वो इम्पोज करने वाली है, और साथ ही साथ जितने भी मरीन रिसोर्सेज होंगे उनको सस्टेनेबल भी रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें डिसाइड की गई। और आज का नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ये तो हमेशा से ही मैं टॉपिक न्यूज में करवाती आई हूँ, हमेशा से ही 2015 के पेरिस अग्रीमेंट से स्टार्ट किया हुआ डिस्कशन किया कि 15 नवंबर 2023 को जो है आगे आने वाले 2024 में जबरदस्त क्लाइमेट चेंज होने वाला है, ग्रीन हाउस गैसेस पीक पे पहुंचने वाली है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। अभी अभी रिलीज की हुई रिपोर्ट्स में हमें पता चला है। तो ये सब जो है, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा ये जो हमारी
ऐसी कौन सी 3 गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट करती है? तो डब्ल्यूएमओ के अकॉर्डिंग 3 गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड NO2। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो हमारी गैसेस हैं वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और ग्रीन हाउस गैसेस तो एक ऐसा टॉपिक है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण ही यही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज होती हैं। हीट जो है वो सन से एब्जॉर्ब करके अर्थ के सरफेस पे वापस आके अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हमारा रहना वहां पे मुश्किल हो जाता है। और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़ना शुरू हो जाता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज जो फॉसिल फ्यूल्स और डिफोरेस्टेशन जैसी चीजें हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं। वेदर पैटर्न चेंज हो चुका है पूरी तरीके से, प्रिडिक्शंस भी। और पेरिस अग्रीमेंट में भले ही सब लोगों ने यहाँ पर बोला हो कि हम लोग इस तरीके से करेंगे, लीगली बाइंडिंग रखा है उसको, पर वो लीगली बाइंडिंग और उसकी अडॉप्शन आज भी पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो ये मतलब अडॉप्ट हो गया है, लीगली बाइंडिंग भी है, लेकिन सारी कंट्रीज उसके लिए क्या कर रही हैं वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि सारी कंट्रीज इसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करके इसमें आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो हर कंट्री ने अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करा है। जैसे इंडिया ने भी यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, यहाँ पर 17 गोल्स को, मतलब 17 में से 16 गोल्स को अडॉप्ट किया हुआ है कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के लिए किस तरीके से एमिशंस को रोकने वाले हैं। हर कंट्री ने किया है, पर वो बात अलग है कि हर कंट्री यहाँ पर उतना ज्यादा उस चीज को कर नहीं पाई है, मतलब उसको जो करना चाहिए था किस तरीके से। तो वही है इसके लिए आगे सब कंट्रीज को यहाँ पर ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ। पॉलिसी सॉल्यूशंस, क्वालिटी इंप्रूव करना है, वही सब चीजें हैं। तो एक बार ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे में। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में ही है पूरा, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस ग्रीन हाउस गैसेस बेसिक बेसिक बात है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट आर्टिकल को देखते हैं। वो है हम लोगों का निसार सैटेलाइट। मैंने कई बार बताया हुआ है निसार सैटेलाइट, जब जब मैं इसरो की बात करती हूँ, इसरो के जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे उसके बारे में बताती हूँ, तो हमेशा बताती हूँ कि इसरो का एक प्रोजेक्ट नासा के साथ चल रहा है, दैट इज निसार। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, एक सैटेलाइट है ये वाली। अब ये प्रिपेयर हो चुकी है, 2024 के पहले क्वार्टर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो नासा इसरो की जो ये सैटेलाइट है, जॉइंट सैटेलाइट मिलके तैयार कर रहे हैं। अर्थ के रिमोट सेंसिंग, वही जीपीएस के थ्रू ये सब चीजें करी जाएंगी, और बेटर समझने के लिए अर्थ की प्रोसेस को। 3 साल का इसका ड्यूरेशन रहेगा। और जब ये लॉन्च हो जाएगी उसके 3 महीने बाद ये अपना काम करना शुरू करेगी। ये बताएगा कि भाई किस रीजन में आइस मेल्ट हो रही है, कहाँ पे डिफोरेस्टेशन ज्यादा है, किस रीजन में नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो ज्यादा आ सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स प्रोन रीजन कौन से हैं ये भी बताए जाएंगे इसमें, और किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सारी बातें जो है एक साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, पॉलिसी मेकर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है कुछ चेंजेस का जो है, मतलब एक तरीके से अर्थ के क्लाइमेटिक पैटर्न को ही स्टडी करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये एक सैटेलाइट, इसको भी दिमाग में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये है आज के हमारा क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया आपको नॉर्थ सी के ऊपर। नॉर्थ सी अभी न्यूज में क्यों था? नॉर्थ सी इसलिए न्यूज में था क्योंकि यूके यहाँ पर नॉर्थ सी की ड्रिलिंग कर रहा है। ड्रिलिंग करेंगे फॉसिल फ्यूल्स वहां पे, तो उसकी वजह से काफी सारे रीजन्स में क्या होना शुरू हो जाएगा, वहां पे क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको हमने काफी हद तक डिस्कस किया था मेंस में। तो ये है हमारे नॉर्थ सी के ऊपर क्वेश्चन, ये मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, सारी स्टेटमेंट वैसे तो ठीक लिखी हुई है, अच्छे से रीड कर सकते हो, मैंने करवाया भी हुआ है क्लास में। इसका सीधा सा मीनिंग है कि नॉर्थ सी किस किस को बॉर्डर करता है, और 200 मीटर तक इसकी डेप्थ जा रही है, इसको रीड कर लीजिएगा। और ये वाले क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके, तो क्वेश्चन थोड़े रिपीट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मेंस का भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको भी पढ़ लेना। वही है ये क्वेश्चन, जो ड्रिलिंग हो रही है नॉर्थ सी में,
मोर फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग के लिए जो उसका क्लाइमेट गोल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये वही सेम पॉइंट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑलरेडी बताया है, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले से पिछले वीडियो में। तो उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए थे कि इस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कितने कितने पॉइंट्स लिख के इसको आप आंसर को लिख सकते हो। तो ये आप लोगों को पूरे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, खुद से इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखो, हो पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो मुझे बताओ, वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था जो था लिथियम ट्रायंगल के ऊपर। बहुत कम बच्चों का उसमें रिस्पॉन्स आया, 2-3 बच्चों का ही आया था, तो मैं बता देती हूँ लिथियम ट्रायंगल क्या होता है। लिथियम ट्रायंगल में साउथ अमेरिका की कंट्रीज आती हैं। साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज आती हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा लिथियम मिलता है। पहली है अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले या चाइल्ड। चाइल्ड तो नहीं, चिले ही पढ़ूंगी मैं तो इसको, आप लोगों ने चाइल्ड पढ़ने जो पढ़ना पढ़ सकते हो, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर हियर। सो ये 3 कंट्रीज हैं जो कि लिथियम ट्रायंगल के रूप में काउंट की जाती है। मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछा था, तो कई बच्चों ने तो आंसर किया है। जिन्होंने आंसर नहीं किया उनके लिए मैं इसको बता दूं, जिनको नहीं पता है, लिथियम ट्रायंगल हमने लास्ट क्लास में लिथियम के ऊपर काफी डिस्कशन किया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करिएगा। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स। ज्यादातर आपने देखा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, और ये बहुत इजी थे आज के। अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, लिख लिया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत इजी थे आज के। इजी इन द सेंस कि हम इसको पहले भी कई बार कभी ना कभी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वीकली करंट अफेयर्स में, मैंने वीकली करंट अफेयर्स में भी इनको डिस्कशन किया है, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर को भी फॉलो अप करोगे तो उससे भी फायदा मिलेगा। चलिए ओवर करते हैं क्लास को। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।